तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। एंड आज आपका स्वागत है फिर से एक बार। एंड आज हम जो खत्म करेंगे हमारी केस स्टडी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, इससे पहले 22 केस स्टडीज ऑलरेडी कवर्ड हैं पहले 5 वीडियोस में, एंड ये लास्ट वीडियो है। एंड इसमें हम 7 to 8 केस स्टडीज कवर करेंगे। और ये केस स्टडीज बिकॉज ज़्यादा बड़ी नहीं है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनमें। ठीक है, तो ये आपका 6 वीडियोज़ में मैंने सारी केस स्टडीज कवर कर दी हैं। तो आज हम अपना फाइनल सीरीज सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी 30 केस स्टडी खत्म हो जाती है एग्जाम के लिए। तो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट सेशन फॉर केस स्टडी सिनेरियोज फॉर आईडीटीज। ठीक है, 22 केस स्टडीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे केस स्टडी नंबर 23 केस स्टडी में क्या बोला गया है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, रिफाइनिंग और रजिस्टर्ड। ठीक है, एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है तो रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। बट इनकी एक रिफाइनरी कहाँ कहाँ पे, एक है तमिलनाडु में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। एंड काफ़ी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग ऑफिसेज है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री में है। The company has separate marketing administration office for every major state and common administrative marketing offices for small states. For example, all the northeastern states are covered under one marketing administrative office. ठीक है, तो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हैं, बट वो सभी एक में ही आ जाते हैं। एक मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहाँ पे। The company blend lubricants in blending plants and located in states of Maharashtra and Tamil Nadu. तो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ब्लेंडिंग भी होती है। ठीक है, जो सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट में रिफाइनिंग है, बाकी में ब्लेंडिंग भी है इनकी। आगे बोला गया, एज ए पॉलिसी ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी इन ए स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर वन रजिस्ट्रेशन। मतलब एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। तो उसके बाद क्या बोला गया, इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल इज यूज्ड एज इनपुट इन द रिफाइनरी एंड मेजर प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए जो प्रोडक्ट है ना, बेस ऑयल, फर्नेंस ऑयल, बिट्यूमिन, एलपीजी, और दूसरे जो वो है ना पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बो, तो ये सब नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब एग्जाम्प्ट है। ठीक है, और ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है हमारे। तो प्रोडक्ट ग्रुप ए इज टैक्सेबल प्रोडक्ट एंड ग्रुप बी इज एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट्स। तो आगे चलते हैं। बेस ऑयल्स आर फर्दर सेंड टू ब्लेंडिंग प्लांट्स। जो बेस ऑयल है इनको ब्लेंडिंग प्लांट्स में भेजा जाता है, वेयर दे आर ब्लेंडेड विद एडिटिव टू प्रोड्यूस lubricants. The company provides the following particulars for states of Tamil Nadu and Maharashtra and Kerala for the month of January. ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल दी हुई है क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3 स्टेट है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला। तो इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटीज ग्रुप बी प्रोडक्ट्स। ग्रुप बी प्रोडक्ट्स के लिए जो भी टैक्सेबल है और सभी इसमें टैक्सेस वगैरह सब आ गए। एंड यहाँ पे ग्रुप ए प्रोडक्ट की ओनली सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई दी है, सभी टैक्स और ड्यूटीज यहाँ पे नहीं कवर किया है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बी अलग दिया हुआ है, वैट अलग दिया हुआ है, जो यहाँ पे इसमें इंक्लूसिव है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें इंक्लूसिव है दोनों, ये यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूसिव है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ है टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट प्रोक्योर्ड एट द ब्लेंडिंग प्लांट। ठीक है, टैक्स पेड ऑन द स्पेयर्स प्रोक्योर्ड एट रिफाइनरी। उसके बाद ये हुआ है हमें टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस प्रोक्योर्ड एट द मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। इसके बाद यह टैक्स कैपिटल एसेट प्रोक्योर्ड एट द ब्लेंडिंग प्लांट। तो टैक्स पेड कितना है ब्लेंडिंग प्लांट के लिए, कितना है, ये है इतना। ठीक है, उसके बाद है टैक्स पेड ऑन कैपिटल एसेट प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी। ठीक है, तो ये सब अपने प्लांट्स इन सब की डिटेल दी हुई है अब तक। ये अज्यूम दैट ऑल ऑफ द ग्रुप 1 प्रोडक्ट्स आर चार्जेबल टू जीएसटी। कितना रेट है इनका, 18%। ग्रुप ए की जो भी प्रोडक्ट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आईटीसी ऑफ एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड इज nil. Subject to the information given above, assume that all other conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. There is no other inward or outward supply transaction for ABC Petroleum Limited
इन जनवरी अपार्ट फ्रॉम द फोर्थ मेंशन ट्रांजेक्शन, इनको छोड़ के इसके अलावा और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद इन्होंने दिया है, अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन 23.1 टू 23.5। तो मिसलेनियस डिटेल काफ़ी दे दी है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले उससे डिपेंड करेगा। एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया इसका, जो हमें समझ में आया है 3 स्टेट्स हैं जिसमें ये इनका रजिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का रिफाइनरी है 3 स्टेट्स में, एंड इनके एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग ऑफिस है सभी स्टेट्स में अक्रॉस द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कवर है। प्रोडक्ट चार्जेबल टू टैक्स है ए एंड बी, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है, और ये तमिलनाडु और केरला की जो डिटेल्स दी गई है आपको ये रही, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस पर डिपेंड करेगा अब हम आगे का पार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, 23.1 में पूछा है, द कंपनी सप्लाई वैल्यू ऑफ कंपनी सप्लाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज 32 lakhs and 34,000। ग्रुप ए प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पे ग्रुप बी एंड ए दोनों प्रोडक्ट है, बट 38,000 है। तो देखो इन्होंने ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो है इनका बिजनेस है यहाँ पे दिया था, ठीक है, जिसके लिए एक ही कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में आ जाते हैं जिसका टर्नओवर 10 लाख होता है। तो यहाँ पे इनको दोनों में ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, कि दोनों 10 लाख से एक्सीड हो गया ये, ठीक है। और एग्रीगेट में तो यहाँ पे इनका आंसर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर बोथ पुडुचेरी एंड गोवा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एलिजिबल आईटीसी attributable to taxable supplies available at marketing cum administrative office in the state of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या निकाला है हमें, एलिजिबल आईटीसी। तो चलिए निकालते हैं। स्टेट्स क्या है, महाराष्ट्र। देखो इनपुट सर्विस ये है हमारा, ठीक है। इनपुट टोटल है 3, ये 3000 में फिगर है, तो 3000 हो गया हमारा ये टोटल, मान लो 3000 हो गया हमारा ये जो है महाराष्ट्र का आईटीसी। बट हमें निकालना है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब जो टैक्सेबल के लिए होगा, एग्जाम्प्ट वाला हटा के। तो देखो 34, सबसे पहले तो ये देखो टैक्सेबल सप्लाई कितना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है 200, ठीक है। तो ये 200 ऊपर आ जाता है, और टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई है हमारी 3400, बट उसमें ऑलरेडी एक्सक्लूसिव कर देंगे हम टैक्स और ड्यूटीज जो भी लगी हुई हैं, इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कितना आ जाएगा 200, तो ये हो ही गया टैक्सेबल, और 3400 माइनस हमारा 600 एंड माइनस 1000, 600 एंड 1000, ठीक है। जो भी ड्यूटीज और पे ये ड्यूटी और वैट दिया हुआ है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, तभी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी बाकी की, ठीक है। तो ये हमारी टोटल, ये तो टैक्सेबल आ गई, ये एग्जाम्प्ट आ गई, जो भी है अदर, ठीक है। तो ये टोटल हो गई हमारी 200 टैक्सेबल है इसमें से, बाकी टोटल कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो ये आएगा 1800, ठीक है। तो हमारा आईटीसी अगर हम आगे निकालेंगे तो ये आएगा 3000 इंटू में 200 डिवाइड बाई 2000, ये आएगा 1800, 200 प्लस 1800, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300 रुपीज। तो एलिजिबल आईटीसी कितना आया इसका इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एलिजिबल आईटी फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एट्रीब्यूटेबल टू कितना 300, ठीक है। ये कैसे निकला, मैंने आपको बताया था, जैसे कि टोटल जो जितना भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है उसको ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका जितना एलिजिबल आईटीसी है उस पर प्रोपोर्शनेट कर दो, टैक्सेबल डिवाइड बाय टोटल, तो ये आपका टैक्सेबल आ गया और ये टोटल आ गया। तो टोटल आपका 3000 था, इसका 10% ये 10 से गया एंड यहाँ से 10 से ये 0, तो 300 आपका बचा। तो आपका एलिजिबल आईटीसी हो गया इस केस में 300। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हमसे सेम तरह का क्वेश्चन ही पूछा है, एन एलिजिबल आईटीसी एट्रीब्यूट टू टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल एसेट प्रोक्योर्ड। यहाँ पे कैपिटल एसेट प्रोक्योर्ड पूछा है, ठीक है, इसका बताना है कितना, क्या पूछा है हमसे, एलिजिबल, ठीक है। तो इन एलिजिबल हटा देंगे इसमें से, तो तमिलनाडु का बताना ही है। तो चलिए देखते हैं ऊपर, पहले तो तमिलनाडु का बताना था। तमिलनाडु का कैपिटल एसेट पे है कितना 12K,
ठीक है 12K है ये। और हमसे क्या पूछा, हमको बोला गया है हमें बताना एलिजिबल कितना होगा। तो टोटल एक बार तो 12K एलिजिबल है, यहाँ पे अगर निकालेंगे हम एलिजिबल 12 की टोटल आईटीसी है, ठीक है। और इस 12K में हमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है। टैक्सेबल टर्नओवर है हमारा यहाँ पे 100, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल टोटल कितना है, ये तो हो गया हमारा 100 टैक्सेबल, ठीक है। नॉन टैक्सेबल कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल है 1650 माइनस ये लेस कर दो जो पहले टैक्स दिए हुए हैं और जो भी एक्साइज ड्यूटी दिए हुए 500 एंड 250, ये आ गया हमारा 1650 माइनस 500 1150 एंड 250 900, ठीक है। 900 हमारा टैक्सेबल आ गया और ये नॉन टैक्सेबल और बाकी आ गया हमारा टैक्सेबल। तो अगर 12,000 का हम निकाल दें 900, ये आ गया हमारा इनएलिजिबल जो नहीं मिलेगा, जो एग्जाम्प्ट है, डिवाइड बाई कितना हो गया ये 100 प्लस 9,1000। तो ये जो हमारा आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट, ये आ जाएगा हमारा 900, ये आ जाएगा 10,800, ठीक है। बट इसको 60 में डिवाइड करते हैं हम और जो भी कैपिटल एसेट पे आईटीसी होता है वो कितना हो जाता है हमारा, वो 60 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 6 6 1 6 6 8 80, तो ये आ गया हमारा टोटल 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 180। तो 180 क्या आ गया हमारा इनएलिजिबल, ये हमारा एग्जाम था, नॉन टैक्सेबल था, ठीक है। तो 180 अगर इनएलिजिबल है तो एलिजिबल कितना हो जाएगा हमारा 12,000 टोटल जो आईटीसी है, माइनस इनएलिजिबल कितना है हमारा 120, तो ये आ जाना आएगा हमारा 11,820। तो ठीक है, ये आ गया हमारा एलिजिबल आईटीसी। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर में कौन सा ऑप्शन है ये एलिजिबल आईटीसी का। एलिजिबल आईटीसी ये रहा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर आंसर, ठीक है। एलिजिबल आईटीसी कैसे निकलेगा कैपिटल एसेट पे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23.4 में, lubricant जिसकी वैल्यू है 10,000 has been stock transferred from the blending plant located in the state of Tamil Nadu to the refinery located in the same state। सेम स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है इन्होंने, और जब ये सेम स्टेट में जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पर्सन तो हुआ नहीं, तो ये जो भी है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज नॉट सप्लाई, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ड्यू टू सडन फायर इन द स्टोर रूम ऑफ द रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र 28 January, the entire quantity of spares procured in the month of January gets destroyed. What action is required for ABC Petroleum Limited? तो अभी ABC Petroleum Limited को क्या एक्शन लेना होगा, जनवरी में ही वो परचेज किया था, ठीक है, और जनवरी में आग लग गई, तो इन्होंने अब तक लिया ही नहीं है, तो अब वो ले भी नहीं सकते, तो दे शुड नॉट अवेल आईटीसी। अगर ये नेक्स्ट मंथ में होता तो उनको रिवर्स करना होता, बट अब इसी महीने में आग लगी तो आपको ये आप ले ही नहीं सकते, तो यू शुड नॉट अवेल द आईटीसी, ठीक है। तो अब हमारे आंसर मैच कर लेते हैं, हमारी ये ए सी, ठीक है। तो हमारे सभी आंसर ठीक है और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कवर, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक और केस सिनेरियो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो पे। केस सिनेरियो नंबर 24, दमदम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड DEPL, ठीक है। DEPL कहाँ पे रजिस्टर्ड है, सूरत गुजरात में। ए सप्लायर ऑफ हैवी मशीनरी सप्लाइड ए मशीन टू गुलाती मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इट्स गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। और 1 जनवरी क्या प्राइस है 64 लाख। गुलाती मैन्युफैक्चरर्स हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। However, the machinery was installed at manufacturing unit located in Gurugram, Haryana. रजिस्टर कहाँ पे इंस्टॉल हुई है, गुरुग्राम में, ठीक है। इंस्टॉलेशन कमीशनिंग चार्जेस एट 480, लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस है 180, ठीक है। तो फॉर एवरी मशीनरी सप्लाई DEPL रिसीव से 3,20,000 फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। अब देखो हमें जो पढ़ा है हमने अब तक, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो वो क्या होती है, तो वो प्राइस में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। बट अगर वो होल्डिंग कंपनी से मिली है तो हमें प्राइस में इंक्लूड करनी है, एड बैक कर देंगे इसको।
ये प्राइस का पार्ट माना जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर प्रोमाइसेस इज अरेंज्ड बाय DEPL थ्रू ए थर्ड पार्टी सर्विस रिसीवर GTA। ओके, Gulati manufacturers entered into a separate service contract with the GTA and paid the freight of 50। तो देखो, एक है DEPL और गुलाटी को इन्होंने सप्लाई किया और गुलाटी ने एक GTA हायर कर लिया, तो इसको रिवर्स सर्विस चार्ज में भी लगेगा। तो ये गुलाटी की लाइबिलिटी बनती है इसको देने की, ना कि DEPL की। DEPL यहाँ पे ये सर्विस इसका पार्ट बनेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट लाइबिलिटी बनती है DEPL की। चलिए आगे चलते हैं। DEPL ऑफर्ड ए कैश डिस्काउंट कितना 2% का ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी एट द टाइम ऑफ सप्लाई सिंस गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स अग्रीड टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज में पेमेंट करते हैं ना, अगर उन्होंने कहा है, तो उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा एट इट्स प्रमाइस। हाउ इट वाज एग्रीड इन केस गुलाटी फेल्ड टू मेक। अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं की भाई साहब, तो DEPL क्या करेगा, सबसे पहले तो रिकवर करेगा डिस्काउंट अमाउंट 2% वाला। ठीक है, और ये 2% किस पे लगता है, मेन प्राइस पे, जो कि है 64 लैक्स, जो स्टार्टिंग में आया था हमारे। और उसके बाद हमसे पूछा गया है चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिस्काउंट रिकवर्ड फ्रॉम गुलाटी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स from that the making of supply till the date of payment, however no interest is to be charged on the tax dues। ठीक है, टैक्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, बट बाकी सब पे 1% पार्ट ऑफ द मंथ चार्ज करेंगे, प्लस में डिस्काउंट भी रिकवर कर लेंगे अगर इन्होंने 15 दिन में पेमेंट नहीं की तो। ठीक है, अब है गुलाती मैन्युफैक्चरर्स पेड कंसिडरेशन फॉर द मशीन ऑन 31st March since the payment was made after the stipulated period of 15 days from the receipt of the machine. The discount given was recovered from it and interest was accordingly charged। However, Gulati manufacturers refused to pay tax on interest and discount recovered। तो इन्होंने रेट ऑफ परसेंट ये दे दिया है, 6% इस पे, 6% इस पे, 2.5% ट्रांसपोर्ट GTA पे है, और उसके बाद अदर सर्विसेज पे इन्होंने दिया है 9%। बट 9% अदर सर्विसेज, ये कंपोजिट सप्लाई का केस हो गया, तो मेनली जो मशीन का परसेंटेज है वही सब पे लगेगा। मशीन इज प्रिंसिपल, बाकी सब उसकी जो है एंसिलरीज एक्टिविटी है। तो मशीन इज प्रिंसिपल सप्लाई कंपोजिट में देखी जाएगी, तो जो भी मशीन पे चार्जेस है उसी को कंसीडर करेंगे हम, उसके अलावा कुछ नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रेट वही लगेंगे जो मशीन के रेट है बाकी सर्विसेज पे भी। उसके बाद कॉमन सी लाइन है हर केस में होती है, ऑल द अमाउंट आर एक्सक्लूसिव GST। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC इज नील, फर्दर सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन फुलफिल्ड। तो चलिए हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21.4 टू 24.5। देखो, the place of supply of the machinery supplied by DEPL is and the nature of supply is। प्लेस ऑफ मशीनरी सप्लाई कहाँ की थी, जहाँ पे इंस्टॉल किया है, कहाँ, हरियाणा में। और रजिस्टर्ड कहाँ पे है, वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ये जो है हमारे ये थे वहाँ पे, ये सूरत से है जिसने सप्लाई किया है दमदम DEPL ने। और गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स, गुलाटी मैन्युफैक्चर दिल्ली में है। ठीक है, और रजिस्टर्ड ये हुई कहाँ पे सप्लाई, हरियाणा में। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, तो हरियाणा एंड इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, पार्ट बी इज आंसर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। द GST लाइबिलिटी ऑफ DEPL फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज। तो अब हमें GST लाइबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या हमारा, पहले तो GST अमाउंट क्या आएगा, तो देखते हैं, ऊपर चलते हैं। एक तो ये आ गया हमारा 64 लैक्स, प्लस में 480, 160 एंड 320, 480, 160 एंड 320।
ठीक है, माइनस में 2% डिस्काउंट इसका 2%, तो कितना आएगा ये 128,000, 1,28,000। तो अब हम निकाल लेते हैं इसकी पेनल्टी। जो अमाउंट आएगा हमारा वो आता है, क्या आता है हमारा 72,32,000, 72,32,000। एंड इस पे हमें निकालना है परसेंटेज कितना है चार्ज टैक्स का, 12%। तो ये आता है हमारा 867,840। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये आया है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 867,840, 867,840 बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ठीक है, अब ये हमारी आ गई जीएसटी ऑफ डीईपीएल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आगे पूछा हमसे जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ डीईपीएल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज। अब मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मार्च की लाइबिलिटी निकालनी है हमको। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, मंथ गुलाटी ने जो पे किया है वो कब किया है, 31 मार्च को। तो इनको पे करना कब था, इनको 1 जुलाई 1 जनवरी को इन्होंने क्या ट्रांसफर किया था। ठीक है, सप्लाई कर दी थी और 15 दिन में इनको पेमेंट करी थी, मतलब 15 जनवरी तक। तो अब ये 3 मंथ्स का तो हो गया इंटरेस्ट, 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, प्लस में 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जो भी डिस्काउंट दिया है वो रिकवर हो जाएगा। फिर उसका हम निकालेंगे टोटल जो भी आएगा हमारा। तो सबसे पहले तो ये देख लो, अभी इसको निकालते हैं, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने डिस्काउंट दिया था वो रिकवर हो जाएगा 128,000, प्लस में 3% किस किस का आ जाएगा, 3 मंथ्स का 1 मंथ ईच, तो 3%। सबसे पहले तो हो गया 64 लैक्स का। ठीक है, प्लस में हमारा 160 प्लस 48,000, 48 लैख, 4,080 लैक्स। ठीक है, इन तीनों का टोटल हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ गया हमारा, अब टोटल ये टोटल आ गया हमारा 339,200। और इसका परसेंटेज कितना आएगा, जीएसटी लाइबिलिटी निकालेंगे, ये 12% है, तो 12% अगर इसका निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 3,64343। तो हमारा पॉइंट ए, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई supply of machinery and supply of installation and commissioning charges is supply dash supply, and time of supply interest received or cash discount recovered on account of delayed payment is। तो देखो सबसे पहले तो ये कंपोजिट सप्लाई थी, क्योंकि इंस्टॉलेशन मशीनरी दोनों कंबाइंड में है, तो ये आ जाएगा कंपोजिट। और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिलेड पेमेंट का जो भी होता है ना, वो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ही होता है। तो ये कब रिसीव हुई है, फाइनली कंसिडरेशन पे हुआ है ये 15th को, 31 मार्च को। तो 31 मार्च यहाँ पे हमारी सेकंड डेट हो जाएगी। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, 31 मार्च। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई जो हमारी मशीनरी है, बाकी सब उसके एंसिलरी है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24.5, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा 24th भी क्वेश्चन खत्म हो गया। If the grant of 320 received by DAPL had been received by central government instead of holding company, other facts remaining, GST liability निकालनी है। GST liability निकालनी है, चलो वहीं पे आ जाते हैं उस कैलकुलेशन पे, ऊपर की थी हमने। अब यहाँ पे क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली होती तो ये जो है ना 320 यहाँ पे इसका पार्ट, यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, बस ये 320 जो है उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो ये 732 माइनस का 320, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फिर अलाउड हो जाएगा, और प्राइस से रिलेटेड भी है, तो ये हो जाएगा हमारा अलाउड। तो इसको अगर हम लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आता है 69,000, 69,12,000 का 12%। तो हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी आ जाती है 829,440, 829,440।
तो यहाँ पे हमारा 24th क्वेश्चन भी खत्म होता है एंड हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा 24th फिफ्थ पार्ट में 829440। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। इसके आंसर मैच कर लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट का हरियाणा इंटर स्टेट सप्लाई आया था, सेकंड में हमारा ये आया था एंड उसके बाद हमारा थर्ड का ये आया है, फोर्थ का ये आया एंड फाइव का ये आया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 25, स्टारकार्ट लिमिटेड कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स ए वेब पोर्टल। वेब पोर्टल ऑपरेट करती है, ठीक है, इन द नेम ऑफ स्टारकार्ट। दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ईसीओ है, ठीक है, लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो इनको टीसीएस भी लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 10% तो क्या है इनका, ये स्टारकार्ट प्रोवाइड्स लिस्टिंग, मतलब ये अलाउ करती है कि दूसरे सेलर्स आए और उनकी वेबसाइट से अपना प्रोडक्ट सेल कर दें। लाइक जैसे कि फ्लिपकार्ट होती है, ठीक है, फ्लिपकार्ट की तरह ये स्टारकार्ट है। स्टारकार्ट की एक ऑनलाइन साइट है और यहाँ पे जो भी सप्लायर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट इसके थ्रू अगर सेल करेंगे तो इस पे ये 10% तो ये टर्नओवर की लिस्टिंग फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर 10,000 का प्रोडक्ट चार्ज किया तो 1000 तो हो गया स्टारकार्ट का कमीशन, उसमें 10%, ठीक है। सच लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड थ्रू स्टारकार्ट, ठीक है। ये तो लेंगे ही चाहे रिटर्न हो चाहे नहीं हो। Customer can choose from wide range of goods listed on web portal, place an online order for goods, ठीक है। The payment is made by customer through the payment gateway in online mode only. At the time of monthly settlement, Starcart makes the payment to the sellers after adjusting the TCS, ठीक है। तो जितनी भी पेमेंट रिसीव होती है वो टीसीएस कट करके आगे ट्रांसफर करता है स्टारकार्ट। स्टारकार्ट का टीसीएस कितना होता है? 1%। The invoice of the goods or sold on Starcart is issued by seller in the name of customer and tax is charged on the basis of location of seller and customer, ठीक है। तो इंट्रा लगेगा किस बेसिस पे कि वो सेलर कहाँ का है और कस्टमर कहाँ का है। The goods are shipped directly by the seller to the customer. There is no responsibility of shipping the goods on Starcart for third party sellers, ठीक है। Starcart की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। In case of return of goods by customer, shipping is arranged by Starcart. अगर रिटर्न करेगा तो ये शिपिंग स्टारकार्ट अरेंज करेगा। उसके लिए वो क्या चार्ज करता है? 20% ऑफ द गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड द बैलेंस कस्टमर, ठीक है। एंड 10% ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर। तो 20% इससे चार्ज करता है एज कैंसिलेशन फीस और 10% जो सेलर से लेता है फिर जो भी गुड्स के हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। तो ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने क्या, एक रेजिडेंट है जयपुर पुलकित, एक रेजिडेंट है, उन्होंने ये गुड्स खरीदे हैं स्टारकार्ट से। सबसे पहले एक लैपटॉप खरीदा है 50,000 का, प्रिंटर खरीदा है 10,000 का। बोथ द प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम। इन्फोकॉम ये सब सप्लायर हो गया, ठीक है। लिस्टेड ऑन स्टारकार्ट एंड रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान हुआ है तो सबसे पहले तो ये इंटर स्टेट हो गया, ठीक है, आईजीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद क्या है, मोबाइल फोन है, 30,000 सोल्ड बाय स्टारकार्ट इन इट्स ऑन कैपेसिटी। देखो अगर स्टारकार्ट खुद का प्रोडक्ट सेल करेगा तो उस पर तो सिर्फ लगेगा जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी और सीजीएस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट अगर कोई दूसरा कस्टमर है तो उस पर लगेगा, उस पर टीसीएस भी चार्ज करेगा अगर किसी और सप्लायर का प्रोडक्ट अगर सेल होता है स्टारकार्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीएस नहीं होगा ऊपर मोबाइल वाले केस में। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैविंग 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड। सिक्योर वर्ल्ड अनदर कंपनी है जिसने सीसीटीवी कैमरा सिस्टम सेल किया है और जो कि लिस्टेड स्टारकार्ट पे था और ये कहाँ से है? गुजरात से, ठीक है। अब अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव जीएसटी वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रेलेवेंट पीरियड फॉर स्टारकार्ट इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड इज नील। Further, there is no other inward or outward supply transaction for Starcart, Infocom, and Secure World in January apart from above. Subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. GST is applicable on inward outward supplies specified unless otherwise specified. 9% GST is GST or IGST 18%. So based on the fact of the case scenario given above, choose the most correct answer, most appropriate. तो 4 क्वेश्चन ही है इसमें, चलो ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज टैक्स कलेक्शन
आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट इफ एनी। स्टार कार्ड तो देखो 3 कंपनी थे, स्टार कार्ड की निकालनी है ना हमको। एक तो हुआ था हमारे पास कंप्यूटर सेल हुआ था, कंप्यूटर नहीं लैपटॉप, और एक हुआ था प्रिंटर। लैपटॉप कितने का था? 50,000 का ऊपर हम देखा था, एंड प्रिंटर था 10,000 का। एक था मोबाइल 30,000 का, और एक है 1 लाख का, क्या है ये? सीसीटीवी। और ये सेल किया था इन्फोकॉम ने, और 30,000 का मोबाइल सेल किया है स्टार कार्ड ने। स्टार कार्ड आते तो सभी स्टार कार्ड के थ्रू सेल हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या था हमारे पास? ये मोबाइल हो गया, और एक सीसीटीवी। सीसीटीवी 1 लाख का, ये सेल किया था सिक्योर वर्ल्ड ने। तो हम जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है इन तीनों की ना। तो देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या है इसको। इसको अगर हम देखें तो इनकी टैक्स लाइबिलिटी, ये टोटल टर्नओवर कितना हो गया? ये 60,000 एंड 30,000, 60,000 30,000। अब इसमें अगर यहाँ पे निकालने की इसके हम स्टार कार्ड की निकालनी है ना, नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड की यहाँ पे क्या लाइबिलिटी होगी? यहाँ का 10%, ठीक है। तो कितना हो गया? 6,000 60,000 का। और यहाँ पे तो पूरी लाइबिलिटी स्टार कार्ड की होगी 30,000, और यहाँ पे भी स्टार कार्ड की लाइबिलिटी जो होगी वो होगी 30,000। एक मिनट, क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो देखो, और यहाँ पे भी 10% फीस चार्ज होगी, तो ये भी 10,000, ठीक है। ऊपर था कि 10% फीस चार्ज कर रहा है। अगर आप सिर्फ पोर्टल के थ्रू सेल हुआ है, उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, तो सिर्फ 10% फीस चार्ज होगी। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 46,000, एंड 46,000 का अब 18% निकालेंगे हम, तो कितना आएगा? 46,000 का 18% आता है, ये आया हमारा 8280, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सबसे पहले तो जीएसटी की लाइबिलिटी। बट अब टीसीएस भी चार्ज किया होगा। अब टीसीएस कितने पे चार्ज होगा? टीसीएस चार्ज होता है टर्नओवर पे 1%। तो इसका 1% टीसीएस यहाँ पे चार्ज होगा। एक तो 1% 600 रुपीज़, और इसका चार्ज होगा 1%, ये 1,000 रुपीज़। ये हो गया टीसीएस, ठीक है। ये कमीशन था। तो ये हो गया हमारा 600 एंड 1,000। तो ये हो गया टोटल टीसीएस कितना हो गया? 1,600। तो हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 8260। तो ये आ गया 9880। 9880 हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन है डी, आईजीएसटी। कितनी लाइबिलिटी है स्टार कार्ड की? 9880 इज द लाइबिलिटी ऑफ स्टार कार्ड फॉर टैक्स लाइबिलिटी। ये आ गई हमारी लाइबिलिटी स्टार कार्ड की इस केस में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्लियर है ये। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको? देखो स्टार कार्ड के थ्रू क्या क्या, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार कार्ड के थ्रू क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सबसे पहले लैपटॉप, ये हो रहा है इन्फोकॉम का। इन्फोकॉम का अगर कोई और कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है ना स्टार कार्ड पे, तो उस पर वो 10% फीस चार्ज कर रहा है। उस पर जीएसटी लगेगा जो कि है 6,000, और टीसीएस लगेगा जो टर्नओवर है उस पर 1%। तो 6600 हो गया टोटल यहाँ पे, टीसीएस इंक्लूड करके। और जो खुद ने सेल किया है स्टार कार्ड ने, उस पर सिर्फ जीएसटी लगेगा 18%, ठीक है। तो ये इन तीनों का टोटल है जो 46,000 आया है हमारा, इन तीनों का टोटल है। उसका 18% इतना आया, और फिर बाद में टीसीएस ऐड हुआ है ऐसे, ठीक है। तो टीसीएस खुद की सेल पे नहीं लगेगा, बाकी जो लोग सेल करेंगे उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा वो टीसीएस, ठीक है। अब हमें पूछा है आगे, द नेट टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट, आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड। अब इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड का निकालना है हमको, और वो भी आउट ऑफ, हाँ ये इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड का निकालना है आउट ऑफ आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इन्फोकॉम और सिक्योर वर्ल्ड। तो इन्फोकॉम ने हमें क्या क्या सेल किया था? इन्फोकॉम ने हमें सबसे पहले सेल किया था टोटल 60,000 आइटम, और इन्होंने सिक्योर वर्ल्ड वालों ने सेल किया था 1,000, ठीक है। तो इस पर जीएसटी चार्ज कितना होगा? सबसे पहले तो 18%, ये भी 18%। तो ये आ गया 18,000, एंड ये आ गया 10,800,
तो ये आ गया हमारा अभी तक का सिक्योर वर्ल्ड और इन्फोकॉम का जो जीएसटी चार्ज होगा वो आ गया। अब इसको क्रेडिट मिला था, वो क्रेडिट मिल जाएगा। इन्होंने एक तो क्या कहते हैं कमीशन दिया था, अब हमने जाएगा एक तो इनको मिल जाएगा, इन्होंने जो 1% ये जो 10% इसको दिया था स्टार कार्ड को, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इनको मिल जाएगा इसका 10% 180 और इसका मिल जाएगा 1800। ठीक है, और जो क्या कहते हैं और टीसीएस का जो इनको इन्होंने दिया था वो 6000 और यहाँ पे 1000 इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। हम इसको करते हैं, तो ये आ गया हमारा 9120 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15200। तो ये देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में है, ऊपर चल गया 9120 एंड 15200। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आईजीएसटी लाइबिलिटी जो आएगी, नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर सिक्योर वर्ल्ड एंड इन्फोकॉम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस इट इज assume that secure world turnover does not exceed threshold for obtaining registration under जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर होनी हो, अगर वो इसी के थ्रू सेल करवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये आएगा सिक्योर स्टार्ट वी विल एबल टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेल is required to obtain registration and shall be liable to pay tax on all the supplies। ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट भी गलत है। सिक्योर वर्ल्ड डिस्चार्ज ये भी पॉइंट गलत था। तो लास्ट पॉइंट करेक्ट है हमारा डी, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और सेलिंग स्टार कार्ड्स के थ्रू अगर उनके प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अज्यूमिंग दैट पुलकित रिटर्न्स, पुलकित ने क्या रिटर्न कर दिया, जो भी परचेज किया था, प्रिंटर परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया, 20% उन्होंने चार्ज कर लिया, 10% उन्होंने चार्ज कर लिया। तो अब हमें नेट टैक्स लायबिलिटी बतानी है स्टार कार्ड की। ठीक है, चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम वहाँ पे यहाँ पे हम करते हैं 25.4 क्वेश्चन। स्टार कार्ड की लाइबिलिटी क्या क्या थी, सबसे पहले 30 की थी मोबाइल के लिए और 100 के थी इसके लिए, और यहाँ पे थी 60 के, ओ सॉरी 50 के थी लैपटॉप के लिए, और प्रिंटर के लिए थी 10 की। अब प्रिंटर का लाइबिलिटी नहीं बची, बट प्रिंटर के केस में लाइबिलिटी कितनी आएगी, 10,000 का 30% क्योंकि रिटर्न कर दिया, तो ये आ जाएगी 3000, और ये 50 की 1000, और ये 30,000, और ये 100,000। तो इनके केस में अब यहाँ पे जो स्टार कार्ड की लाइबिलिटी रहेगी वो रहेगी इसका 10%, 10,000। ठीक है, और ये पूरा 30,000। ठीक है, और इसका 10% और इसका 3000। तो इसका 10% आ गया, इसका 10% होगा 5000। सॉरी इसका ये 5000 और ये 3000। बट जो स्टार्टिंग में चार्ज की थी ना यहाँ पे 10% 60,000 का, स्टार्टिंग में हमने जो निकाला था ये 6000, तो ये 5000 ये 6000 ही रहेगा, बिकॉज चाहे वो रिटर्न हो जाता है प्रोडक्ट बट उसको उसका कमीशन वो कंसिडर करता ही है। तो ये 9000 यहाँ से हो गया एंड 30,000 यहाँ से, 10,000 यहाँ से, तो 49,000 की टोटल लाइबिलिटी हो गई ये हमारी इसकी स्टार कार्ड की। यहाँ पे 1 सेकेंड, तो 49,000 का 18% निकाल देते हैं पहले। तो 49,000 का 18% आ जाएगा
49,000 का 18% आएगा 8820। ठीक है, 8820 तो ये आ गया। अब उसके बाद हमारी यहाँ पे एक तो TCS चलेगा 50K का, 500 TCS 50K का, ठीक है। और दूसरा TCS आएगा उसका 1 लाख के का, हो गया 1000। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,320। तो ये हमारी नेट लाइबिलिटी आ जाएगी जो भी रहेगी। तो आप देख लेते हैं, हम टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ रही है एज IGST 10,300 इज द ऑप्शन। यही ऑप्शन में अब नीचे आंसर चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारा भी 9880 आया था, सेकंड हमारा ये आया था, थर्ड में हमारा ये था, एंड फोर्थ में तो यहाँ पे हमारा 25th क्वेश्चन भी हो गया इजीली। ठीक है, अब तक हमारे 25th क्वेश्चन हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या बोला, एडवांस ट्रेडर इज ए पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर राजस्थान। ठीक है, द फर्म हैज ऑब्टेन्ड GST रजिस्ट्रेशन at its head office in Jaipur. Further, the firm is having its depot for storage of goods in other districts of Rajasthan. ठीक है, depot are added as additional place of business in the GST registration obtained at head office. ठीक है, उसका additional place of business है। तो चलिए फॉलोइंग डिटेल्स दी गई है मंथ ऑफ जुलाई की। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, गुड्स रिसीव किए 5 लाख के, फॉर विच GST इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस RCM, और ये रजिस्टर्ड है। तो ठीक है, इनकी लाइबिलिटी आ जाएगी। गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th जुलाई, ठीक है, एंड डेटेड 24th जुलाई। द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड बाय एडवांस ट्रेडर ऑन 30th जुलाई। ड्यू टू द absence of accountant, the transaction was recorded in books of accounts on 1st of August। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में चलते हैं। In the month of July, advance trader issued vouchers worth 2 lakh to its customer, which are eligible to be redeemed against identified goods. Identified goods में होते हैं ना vouchers का, उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, ऑन डेट, जिस दिन वो इशू हुए हैं। तो 2 लाख तो उसी दिन जुलाई मंथ में हो जाएगा। एंड बाकी के जो 5 lakhs इशू किए हैं, दे आर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी सप्लाई। तो ये आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ये अभी नहीं आएगी लाइबिलिटी, इसकी आगे आएगी, बट पहले 2 लाख की अभी आ जाएगी जुलाई में। ठीक है, आगे पूछा है, मिस्टर एक्स ए पार्टनर इन द फर्म बुक्ड ए होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। द अमाउंट फॉर द बुकिंग 5 lakhs फॉर बुकिंग द होटल वाज पेड बाय वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ एडवांस ट्रेडर्स इन जुलाई। होटल चार्ज GST ऑन सच बुकिंग। ठीक है जी, 28% GST चार्ज किया है, 14% और 14%, और IGST चार्ज किया है 28%। ठीक है, ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड इशूड ए रिसिप्ट वाउचर, और उन्होंने क्या किया है, रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया है। तो ठीक है, 5 लाख का एडवांस बुकिंग पे होटल पे चार्ज किया है, ऑनलाइन पेमेंट, एंड बाकी का इन्होंने कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एडवांस ट्रेडर मेड ए सप्लाई ऑफ 25 लाख ड्यूरिंग द मंथ। आउट ऑफ द अफोरसेड गुड्स वाज 5 लाख पर नॉट लायबल टू। 5 लाख के जो गुड्स हैं वो not liable to GST हैं। Advanced traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from the customer। ठीक है, due to the clerical error, advanced trader made a deposit in minor head penalty of the major head IGST for a 3 lakh amount. There is no liability of interest on IGST। तो देखो, आप तो मेजर हेड अगर हो जाता है तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा पीछा केस था ना, तो इन्होंने क्या कस्टमर से ले लिया है और 5 लाख पे GST लाइबल नहीं था, बल्कि तो अगर ले लिया है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑलवेज होगी इनकी, ये नहीं कर सकते लेके अपने पास रख ले और गवर्नमेंट को जमा ना करें, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ओपनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ITC इज नील। ठीक है, फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. All of the above transactions are exclusive of GST where applicable. GST applicable on all inward outward supply, rate हो गया 9%, 9%, 18%, based on the above answer these 5 questions। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो ये सब प्रोविजन हमने पढ़े हैं, एडवांस ट्रेडर जयपुर की पार्टनरशिप फॉर्म है, एंड उनकी डिटेल अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रीफली कवर थोड़ा भी हमने ले लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंप्यूट द GST liability to be discharged in the month of July by advance trader. For computing the liability, consider there is no adjustment regarding
रिगार्डिंग प्रोवाइडेड इन पॉइंट ई, ये वाला क्लेरिकल की कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है, ठीक है। ओके, अब वो तो अब हमें निकालनी क्या है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। तो देखो हमारे पास क्या क्या अमाउंट आए हैं। सबसे पहले तो चलिए फर्स्ट आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखो यहाँ पे एडवांस ट्रेडर ने 5 लाख की जीएसटी लायबिलिटी आ गई, तो आरसीएम में यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी 5 लाख पे 18%। 5 लाख का 18% निकालते हैं, 5 लाख का 18% आ गया 90,000, तो ये आ गया 90,000, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या 2 लाख का जो गुड्स आइडेंटिफाइड है जुलाई मंथ में, बाकी का 5 लाख का अभी आइडेंटिफाइबल नहीं है, रिडीम के टाइम पे देखा जाएगा। तो 2 लाख पे और 18% की लायबिलिटी आ जाएगी। 2 लाख का 18% होता है 36,000, ठीक है। तो 90 प्लस 36 कितना हो गया, 126,000 की लायबिलिटी यहाँ तक आ चुकी है। इस पर मिलेगा नहीं, है पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, ठीक है। और इस पर ये इनपुट है इनका वैसे। तो आगे चलते हैं, हमें आउटपुट निकालना है ना अभी। तो एडवांस ट्रेडर इस पे आईटीसी मिलेगा भी नहीं, और पर्सनल पर्पज के लिए लिया है इन्होंने, ठीक है। और आगे चलते हैं, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे 25 लैक्स की इन्होंने सेल की, तो इस 25 लैक्स पे निकाल लेते हैं 18% के हिसाब से। 18% 25 इंटू 18%, ठीक है। ये आ गया हमारा 4,50,000। ऊपर तक हमारा ये हो गया, और कितना था 126 प्लस में 450, तो ये हो गया हमारा 576,000। और हमें नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ग्रोस ग्रोस है, तो ये आ गया। और जीएसटी लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर निकालनी है, तो हमें यहाँ से आईटीसी निकालना पड़ेगा। तो हमारा आईटीसी कितना आएगा, आईटीसी जो हमने आरसीएम में दिया है खाली वो आएगा। तो वो कितना दिया था आरटीसी, अभी हम उसको कैश में पे कर देते हैं और उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं आरसीएम में। तो ये आ जाएगा हमारा 4,86,000। अभी देखते हैं ऑप्शन में हमारे कौन से में 40,86,000, तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ये हमारी जीएसटी लायबिलिटी आएगी इस मंथ की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पूछा है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंस शैल बी नील बिकॉज इट इज नील बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इफ होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, होता तो भी कोई चेंज आता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सो कोजोनट लिस्ट ऑन जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाईज व्हिच आर नॉट लायबल टू जीएसटी, जिन पे जीएसटी नहीं लगता है और उन पे कलेक्ट कर लिया है, तो टाइम लिमिट क्या है सो कोजोनट लिस्ट करने की। तो इसकी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो 2 इयर्स नहीं, गलत। सेकंड, थर्ड, ये थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपने ऐसी जीएसटी कलेक्ट कर लिया है जिन पे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, तो कोई टाइम नहीं, कभी क्वेश्चन शूट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26.4। एडवांस ट्रेडर्स ने क्लेम किया है रिफंड of amount paid erroneously in the minor head penalty to major head penalty. The authorities rejected the refund claim. Advanced trader filed a civil suit before the magistrate. करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसका आंसर होगा हमारा मजिस्ट्रेट, जुडिशनल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू प्रोसेस रिफंड। देखो जुडिशनल मजिस्ट्रेट का तो रोल ही नहीं है, इन्होंने क्या किया है, अथॉरिटीज ने किया है ना, रिजेक्ट किया है रिफंड क्लेम। तो ये अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकता है, ये अपील कर सकता है, बट सिविल कोर्ट और जुडिशनल का कोई काम नहीं है, तो ये कांट क्लेम, कांट पास एनी ऑर्डर, जुडिशनल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, एडवांस ट्रेडर वांट्स टू यूटिलाइज द अमाउंट पेड erroneously in minor head penalty of the major head IGST against its tax liability to be discharged in cash. Please select the correct option. Please select the correct option, assuming that all procedural requirement same will be also be complied with. So amount can be utilized for discharging penalty under any head. Okay. Amount can be utilized for discharging liability under the IGST. Amount can be utilized for discharging liability under any minor और major head. हाँ, दोनों दोनों में से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ये चेंज आ गया है, तो अब ये ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं। 6th वन का हमारा ये आया था, सेकंड का ये था, थर्ड का ये, फोर्थ का ये और फिफ्थ का ये। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया 26 कंप्लीट यहाँ पे।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। ठीक है, 26 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। Williamson is a partnership firm registered under GST, engaged in manufacturing activity in state of Rajasthan under GST. In the month of July, following transaction have been taken under by WS, ठीक है, Williamson Son. Interstate sale of goods worth 10 lakh, ठीक है, out of such sale 5 lakh worth of goods were liable to GST at the rate of 28% and balance will be liable to 18%. तो 5 लाख पे लगेगा 28%, 5 लाख पे लगेगा 18%। ठीक है, इंटरस्टेट सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कितना है 10 लाख का, और इस पे जीएसटी कितना लगता है 18%, 28%। डब्ल्यू एस इंटेंडेड टू ट्रांसफर द बिजनेस एज गोइंग कंसर्न टू मॉर्गन एंड सन्स, ठीक है, एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर मॉर्गन एंड सन्स डब्ल्यू एस will transfer all the business asset worth 50 lakhs और ये करेगा 20 lakhs। WS on account of liabilities रहेंगी 20 lakhs। WS on account of such transfer paid gift worth 50,000 to 3 of its employee as a reward towards their services to the firm। ठीक है, 50,000 तक का टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, इन्होंने दिया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ of September, MS received the notice from authorities for outstanding liability of GST for 5 lakhs pertaining to the period before transfer of such business by WS. Such liability determined after the transfer of business for this purpose assume that all the asset liabilities were transferred by WS। ठीक है, दोनों लाइबल होंगे। ठीक है, इस केस में जब भी ऐसा होता है तो ट्रांसफर दोनों ही लाइबल होते हैं इसमें। The balance of input tax credit at the beginning of the relevant period for WS is nil। ठीक है, further subject to the information given above, assume that all other condition necessary for availing ITC has been fulfilled। ठीक है, subject GST is applicable on unit supply, ये रेट हो गया। ठीक है, all amounts given above are exclusive of GST where applicable। अब करने हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमें निकालनी है ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी विदाउट सेट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स बताया निकालना ही नहीं है तो जीएसटी निकालना है ना हमें लाइबिलिटी। तो चलिए हमारा परसेंटेज क्या है, हमें क्या निकालना है जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है ना। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 5 लाख पे तो लगेगा 18% और 5 लाख पे लगेगा 28%। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो 5 लाख का 18% आ गया, 5 लाख का 18% तो आ गया ये 45,000 एंड 5 लाख का 28% आ गया हमारा 70,000। तो ये आ गया हमारा 115 सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 115। तो ये हमारा आ गया 2,30,000 हमारा जो आ गया यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे आ गई हमारी 2,30,000। ठीक है, तो जो जीएसटी लाइबिलिटी आ गई हमारी विदाउट सेट ऑफ फिंगर टैक्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू एमएस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर if any which can be claimed as a refund by WS for the month of July। ये कह रहे हैं कि ऐसा मानो कि कोई बिजनेस ट्रांसफर नहीं हुआ है तो अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना है जो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, if any which can be claimed by WS। तो WS क्या क्लेम कर सकता है, तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है 28% का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जो परचेज है गुड्स की। बट WS जो कर रहा है वो कर रहा है तो यहाँ पे
क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज ये आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है 18% में, तो ये बाकी का जो है कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, बट बाकी में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा इसको 28% वाला। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ले ही नहीं सकता बिकॉज इट इज मेकिंग नील आउटवर्ड सप्लाई, इट इज मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई एट द रेट ऑफ 28%, तो उसको वो 18% में नहीं कर सकता बिकॉज बाकी की जो सप्लाई है वो 28% से है। अब चलते हैं हम, उन्होंने पूछा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच शैल स्टैंड ट्रांसफर टू एमएस। तो देखते हैं अगर बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है तो एमएस को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है इनका, अभी इंटैक्टेड ट्रांसफर। तो सबसे पहले तो हम आईटीसी निकाल लेते हैं। आईटीसी हमारा कितना था यहाँ पे, आईटीसी हमारा है 10 लाख है ना, तो हमारा आईटीसी जो यहाँ पे आएगा ये था हमारा आउटपुट टैक्स, और यहाँ पे ये हमारा था आउटपुट टैक्स, और आईटीसी निकालेंगे तो आईटीसी सिर्फ 28% वाले के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो भी कितना आ जाएगा 10 लैक्स पे 140 के और 140 के, ये सीजीएसटी का, ये एसजीएसटी का। और हमारा आउटवर्ड कितना है, आउटवर्ड है हमारा आउटवर्ड जीएसटी 150 के 115 के अगर ट्रांसफर करता है तो ये 25 के, ठीक है 25 के, ट्वेंटी फाइव के ट्रांसफर होना, ये जो है इसको क्लेम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर टू, इट शुड बी 25 के एंड 25 एमएस, इट शुड बी 50,000 अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, who is liable to discharge the liability of 5 lakh on account of notice issued by the month in the month of September। इसका आंसर होना चाहिए डी, एमएस jointly and severally both will be liable। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर होता है तो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज डब्ल्यूएस ट्रांसफर द बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न एंड द ट्रांसफर ऑल द असेट लायबिलिटीज of such business for a lump sum amount to MS, the transaction shall be, ट्रांजेक्शन कितनी होनी चाहिए इनकी, अगर ये करते हैं तो जो भी गोइंग कंसर्न पे अगर सारी एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं तो वो एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, सप्लाई नहीं आएगी, सप्लाई इस पे एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी आना चाहिए सप्लाई। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दी, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी बिजनेस की, तो ठीक है, तो ये जीएसटी में इसको एग्जाम दिया गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे, ये हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया 27 पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा आज के सेशन में 30 की स्टडी खत्म होने वाली है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या बोला है, KLM Limited is a large publishing and printing house registered under GST under a single GST in Maharashtra
It is engaged in books of letterhead, envelope and guides and reference material. KLM Limited has front offices in Mumbai, Nagpur for receiving the orders. Orders are supplied to front office or supplied to recipient directly from the workshop located at Nagpur. Depending on order, to save the time, workshop has in-house mess for the employees working in the workshop, where lunch is provided free of cost to their employees. ठीक है, एज पर एम्प्लॉय एग्रीमेंट। तो देखो इसमें क्या 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 है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, और ये क्या है, उनके फ्रंट ऑफिस है महाराष्ट्र और नागपुर में, मुंबई और नागपुर में। ठीक है, तो स्टॉक ट्रांसफर में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अप्रैल KLM Limited received a proposal for printing of 5,000 copies of taxation book from a renowned author, where only content was to be supplied by the author. KLM Limited agreed to supply the books. सी अब इसमें क्या होता है ना, प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग वैसे तो कंपोजिट सप्लाई है, बट प्रिंसिपल क्या होगी इसमें, अगर वो किसी ऑथर की बुक है, ठीक है, ऑथर की बुक है, तो इसमें क्या उसका स्किल इन्वॉल्व होगी, स्किल यानी सर्विस, तो फिर ये सर्विस में काउंट होगी। जैसे कि इन्होंने कहा टैक्सेशन की बुक एक ऑथर की प्रिंट होने गई थी, प्रिंट यानी पेज तो लग रहा है, बट पेज गुड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली उस बंदे की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इस पे सर्कुलर है जिसमें ये कहते हैं कि अब जो ये है उसको हम मानेंगे प्रिंटिंग, यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं, ये सर्विस मानी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे प्रिंटिंग मेन हो गया। ठीक है, और गुड्स कहाँ पे माना जाता है, जब वो सिर्फ कुछ छोटा मोटा काम करवाना हो, जैसे कि लेटर हेड वगैरह प्रिंट करवाने हैं, तो वहाँ पे गुड्स, उस पेपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, थोड़ा सा काम होता है, उसका कंपनी का नाम लेटर हेड, तो वहाँ पे वो सप्लाई गुड्स माना जाता है, यहाँ पे सर्विसेज की सप्लाई मानी जाती है। ठीक है, तो 2500 कॉपीज वर सप्लाइड फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर एंड 2500 कॉपीज टू बी सप्लाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफिस, मुंबई फ्रंट ऑफिस, वेयर द ऑथर कलेक्टेड बुक्स। ठीक है, 2500 वहाँ से होंगी। Satisfied with the quality, देखो ये आ गया, placed author an order 10,000 pieces of letterhead during May. The design and logo was supplied by the author for printing. Due to these order, KLM Limited earned a handsome amount of profit and decided to gift employees for their performance. तो इन्होंने गिफ्ट क्या किया, मोबाइल फोन of 36,500 to all its 45 employees. तो पर एम्प्लॉय लेस देन 50,000 है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लेस देन 50,000 है तो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, बेस्ड सप्लाई में। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है इन 4 क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक्स, बुक्स बताया था ना मैं, ऑथर की क्या मेनली सर्विसेज इन्वॉल्व है, कंपोजिट तो है, बट यहाँ पे क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है, लेटर हेड। लेटर हेड में क्या है, उसके बुक्स, उसमें पेज का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया और उसकी स्किल का कम है, सिर्फ वो खाली नाम आया छोटा सा, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, प्रिंसिपल सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में काउंट की, ये भी। थर्ड में पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन टू एम्प्लॉइज बाय केएलएम विल बी treated as deemed supply. No, will not be treated as deemed supply is para 2 because value of the mobile phone is less than 50,000. Exactly correct. ठीक है, अब हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। लास्ट क्वेश्चन 4 ही थे ना इसमें, हाँ। तो 28.4 में पूछा गया, इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस से वर्कशॉप पे ये जीएसटी लाइबल नहीं होगा इसका। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड स्टॉक ट्रांसफर बट इज नॉट लाइबल टू ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर फ्रॉम टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ट्रांसफर एंड विल बी लाइबल टू जीएसटी। नो, transfer from workshop to Nagpur front office and Mumbai front office will be treated as stock transfer and but not liable to GST। ठीक है, ये पॉइंट सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उन्होंने पूरे उसमें, तो ये स्टॉक ट्रांसफर पे कोई जीएसटी नहीं चार्ज होगा। आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 28 का ए है, कंपोजिट नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई ट्रांस। ठीक है, ये भी हो गया। तो ठीक है,
ये हमारे कवर हो गए चारों क्वेश्चंस। ठीक है, चारों से ये हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 30 एमसीक्यू के सिनेरियो सीरीज का। SVP Enterprises is a pharmaceuticals company engaged in the manufacturing of medicines. It has its head office in Rajasthan, being registered under GST. A 18%, 38%. From head office, it makes sales on the basis of order received from dealers and its branches. Total sales during the फरवरी कितनी हो गई? इंट्रा स्टेट 50 लाख, इंट्रा स्टेट 50 लाख, इंटरस्टेट और ये इंटरस्टेट 30 lakhs। ठीक है, कंपनी ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट ए टू इट्स ब्रांच इन मुंबई फॉर 10 lakhs। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू वाज नॉट 9 एट द टाइम ऑफ द बट गुड्स ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी वर सोल्ड एट 12 lakh। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 8 lakh बिकॉज द ब्रांच आल्सो डील्स इन प्रोडक्ट ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट ए को ब्रांच में सिचुएटेड मुंबई वाली में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट ये मानी जाएगी 10 लाख जो ट्रांसफर किया है। ठीक है, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू वाज नॉट नोन उस टाइम। आगे पूछा है, कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल 60 लाख एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, एंड सप्लाई लोकेटेड हरियाणा। रॉ में सप्लाई लोकेटेड हरियाणा। इंपोर्टेड 40 lakhs फ्रॉम यूएसए फॉर प्रोडक्ट बी, और ये प्रोडक्ट ए के लिए है। ठीक है, ये हो गया हमारा आईटीसी के लिए। आगे चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर एसवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज नील। Further, subject to the information given above, assume that all other conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. All the above transactions are exclusive of GST wherever applicable. Based on these, answer these 5 questions. तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट विल बी द जीएसटी पेड बाय एसवी एंटरप्राइजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखो इसको हम पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं सीजी, एसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पे निकालते हैं आईजीएसटी। तो आउटपुट टैक्स निकालेंगे हम। तो इंटरस्टेट सप्लाई कितनी थी प्रोडक्ट ए की? प्रोडक्ट ए की 50 लाख है, प्रोडक्ट बी की भी 50 लाख है। और फिर रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी दिया नहीं है, दिया ना, 18% ए का है, बी का 28%। तो आउटपुट टैक्स ए का एंड बी का 18, 28, 50 लैक्स, ये भी 50 लैक्स। तो 50 लाख का 18%, तो ये आ गया 9 लाख। 9 लाख आ गया टोटल। तो 9% कितना आ गया? 4,50,000। तो ये भी 4,50,000। ठीक है, और आईजीएस और नीचे 28, ऊपर कितना चाहिए? यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 30 लैक्स की, ये 30 लैक्स है, 50 नहीं है। तो 30 लैक्स का 14% और 14%, ये आ गया 4,20,000, और ये भी 4,20,000। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालते हैं आईजीएसटी में आ जाते हैं। आईजीएसटी ए एंड बी, यहाँ पे दोनों में कितना है? ऊपर 50 लैक्स, 50 लैक्स। ठीक है, ये भी 50 लैक्स है और ये भी। ये आया 50 लैक्स का 18%, और ये आया 50 लैक्स का 28%। प्रोडक्ट ए और बी का, तो ये आ जाएगा हमारा 50 लैक्स का 18%, 9 लाख, और 50 लैक्स का 14%, 14 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गया इनका, ये हो गया 870, ये भी 870, और ये हो गया 23 लैक्स जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट
टैक्स लायबिलिटी बन गई है आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पे आईटीसी लेस कर देंगे हम। आईटीसी कितना है ए का और बी का, ऊपर देखते हैं। ये था 60 लाख प्रोडक्ट ए पे और 40 लाख प्रोडक्ट बी का। 60 लाख पे 18% होगा, ठीक है। तो ये आ गया 60 लैक्स इंटू में 18% और ये आ गया 40 लैक्स इंटू में 28%। तो 60 लैक्स का 18% आ गया यहाँ पे 10,80,000, ठीक है। ये लेस हो जाएगा आईटीसी इसमें से। और फिर 40 लैक्स का 28%, 40 लैक्स का 28%, ये आ गया 112,40,340, ठीक है। ये आ गया 11,20,000। इसको लेस कर दो तो 30 लैक्स में से गया 1120 माइनस का 1080, ये बचा 1 लाख। तो हमारा आईजीएसटी कितना बचा 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और सीजीएसटी और एसजीएसटी बचा 8,70,000, 8,70,000। तो हमारा ऑप्शन ए आईजीएसटी सीजीएसटी एसजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोला है सपोज प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एसबी। प्रोडक्ट ए अगर एग्जेम्प्ट भी होता तो भी एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होता ही है वो, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता ही है। तो 50 लैक्स प्लस 50 लैक्स 100 लाख प्लस में 150 लाख एंड प्लस 30, तो 1.8 करोड़। तो इट वुड बी 1.8 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 में बोलते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट ए ट्रांसफर टू इट्स ब्रांच। तो इसका आंसर आएगा हमारा 10 लैक्स। हमने ऊपर किया था एक पैराग्राफ में दिया हुआ था ना हमें कि ब्रांच ट्रांसफर किया है, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं थी जिसकी, तो जो जो ट्रांसफर किया है, ठीक है, जितने पे ट्रांसफर किया वो 10 लाख कंसिडर होगा यहाँ पे। हमारा 29 का 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट। अब इन्होंने कहा है सपोज आउट ऑफ मटेरियल इंपोर्टेड मटेरियल अमाउंटिंग टू 40 lakhs, रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 30 lakhs was sold to another local customer before clearance for home consumption, what will be the GST liability in such case। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो 40 लाख का रॉ मटेरियल लिया है ना, ये एक्सपोर्ट वाला जो इंपोर्ट किया था, वो लोकल कस्टमर को भेज दिया इन्होंने, तो उस पर आईटीसी नहीं अवेल होगा अब। तो अब यहाँ पे हमारी इतनी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ये यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी जगह अब हमारा कितना आएगा। अब ये 40 लैक्स पे नहीं, ये 30 लैक्स पे कैलकुलेट होगा। 30 लैक्स का 28%, 30 लैक्स का 28%, तो ये आ गया 840, 840, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 29.4 के लिए हमने एडजस्टमेंट किया, 29.4 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 29.4 में 840 अगर हम लेस कर देंगे तो इसको ये भी कट हो जाएगा हमारा, ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो 20 लाख 23 लाख माइनस का 1080 माइनस का 840, तो ये आ गया हमारा 380, 380, 380 शुड बी ये, और ये सेम रहेगा 870, 870। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ पे, फोर्थ में भी ए करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 380, 870, 870। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29.5। इफ द प्रोडक्ट ए वाज रिसीव्ड ऑन 25th February from one of the customers, goods supplied on 28th February, issued issued invoice, टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है ना, तो इसमें क्या होती है, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, 28 और 3 मार्च, तो 28 फरवरी शुड बी द आंसर, ठीक है। तो हम मैच कर लेते हैं हमारे, ठीक है। ये देखो, ये आंसर यहाँ चारों का ही ए था एंड लास्ट वाले का डी था, 28 फेब।
चारों का 8 था क्या? अच्छा, ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा 29th क्वेश्चन भी हो गया एंड आज हम लास्ट भी कवर करेंगे एंड इसी के साथ हमारी 30 केस सिनेरियोज कवर हो चुके हैं, हमने अच्छे से डिटेल में किए हैं अब तक सभी। ठीक है, तो अब हम ये खत्म करके आज इसको फिनिश करते हैं। ये 6th वीडियो है हमारी, इससे पहले 5 वीडियो है जिसमें 22 केस स्टडीज कवर थी एंड इस वीडियो में 28 टोटल 8 केस स्टडी कवर होंगी जो कि छोटी छोटी थी, इसलिए सभी में डाल दी। अलग से वीडियो बनाने का मैंने नहीं सोचा इसका। तो चलिए लास्ट केस स्टडी करते हैं अब हम। तो दिवाकर, ठीक है, दिवाकर करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रजिस्टर्ड है जीएसटी में इन इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। On 2nd January, it received a contract for supply of 1000 kg cement from Fakija Private Limited, registered under GST in Punjab। ठीक है, पंजाब में है पाकिजा। इनसे क्या मिला है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 1000 kg सीमेंट। ठीक है, इन्हें 1000 सेमी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? पंजाब, जहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी इन पंजाब, पाकिजा। ठीक है, दिवाकर से पाकिजा जा रही है तो पंजाब। उसके बाद क्या बोला है? Pakija Limited Director Divakar to send the consignment to Gajab Sons registered under GST in गुजरात। तो फिर पकीजा दिवाकर ने डायरेक्ट कर दिया इसको कि अब तुम भेज देना, डायरेक्ट इसको गुजरात भेज दो। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं, फिर आगे क्या पूछते हैं। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड प्रिपेयर्ड द कंसाइनमेंट ऑन 4th January एंड डिस्पैच द सेम ऑफ नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट डे, मतलब 4th जनवरी को तो प्रिपेयर किया है एंड इन्होंने +1 नेक्स्ट डे यानी कि 5th जन को ही इन्होंने डेट ऑफ रिमूवल आएगी। ठीक है, और 5th जनवरी को इनवॉइस इशू हो गया है। ऑन 7th जनवरी इट रिसीव द चेक, अकाउंटेंट एंटर द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, however he present the check in bank on 14th Feb which was credited in the bank on 15th January 14th January and 15th January। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वहाँ तक हमारा हो गया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। In the meanwhile, on 10th January, the rate of tax on cement was 28 to, तो 10th जनवरी क्या है? रेट चेंजिंग डेट है, 28 से 18 हो गया। On inspection of said good, it was found that there is some deficiency in the quality and the defective good were returned to Divakar Private Limited and issued credit note for the same on 20th January। ठीक है, Divakar Private Limited let out property and received rent for the month of January from Pakija Private Limited on 10th January। However, as per the contract entered, the payment should have been received by 7th of every month। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का कंटिन्यूस सर्विस हो गई ना, तो इसका डेट क्या होती है? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी इसका, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो 7th को हो जाना चाहिए, मतलब। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई टाइप ये लेट आउट जो प्रॉपर्टी की हो इन्होंने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है कि 7 तक एवरी मंथ पेमेंट हो जानी चाहिए, तो यही इनवॉइस डेट हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई डेट भी यही होगी। तो चलिए अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं 4, इसमें 30 to 31। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इन केस ऑफ 1000 kg ऑफ सप्लाई ऑफ 1000 kg ऑफ सप्लाई ऑफ सीमेंट। तो देखो, डेट ऑफ इसमें क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। देखो यहाँ पे रिमूवल की डेट क्या है और इन्होंने इनवॉइस इशू की डेट भी 5th जनवरी और ये भी डेट पर रिमूवल की डेट भी 5th जनवरी है, तो डेट हो जाएगी यहाँ पे 5th जनवरी। ठीक है, एंड रेट क्या अप्लाई होगा? रेट यहाँ पे रिमूवल एंड इनवॉइस दो डेट पहले हो चुके हैं और पेमेंट बाद में भी डेट 7 जून को रिसीव कर लिया है एंड 4 वर्किंग डेज में तो नहीं हुआ ये, जब से प्रेजेंट ही नहीं किया, तो फिर भी 2 काम पहले हो चुके हैं, इनवॉइस और रिमूवल यानी कि सप्लाई। तो ये पुराना वाला रेट लगेगा नहीं 28%। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन आना चाहिए 5th, इसमें आना चाहिए हमारा ऑप्शन 5th जनवरी एंड 28%, क्योंकि 2 काम पहले हो चुके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द अबव केस द अदर फैक्ट्स रिमेनिंग सेम, व्हाट विल बी द टाइम सप्लाई रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इफ द पेमेंट इज क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑन 12 जनवरी। उसके फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, 12 जनवरी को हो, सेम ही रहेगा, बिकॉज 2 काम पहले हो चुके हैं और
सप्लाई, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एफसीएम के केस में फॉरवर्ड चार्ज, तो यही होता है। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 5 जनवरी है और वो इनवॉइस की डेट भी एक्चुअल में 5 जनवरी है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें भी सेम आंसर रहने वाला है ए ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन दिवाकर पकीजा प्राइवेट लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड गजब एंड सन्स। तो देखो पकीजा ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, पकीजा पंजाब में, तो पहले वाली की तो पंजाब हुई थी, उसके बाद गजब एंड सन्स का क्या था। तो इसमें गुजरात होगी जहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, ये गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो दूसरी पहली पंजाब, दूसरी गुजरात, गजब एंड सन्स वाले में पंजाब एंड गुजरात, बी आंसर होना चाहिए इसका। लास्ट क्वेश्चन, Divakar Private Limited has not issued any invoice in respect of the services provided by way of renting of commercial properties in the month of January. What is the last date of issue of invoice? तो इसमें हमने अभी अभी पर कवर किया था, ये होनी चाहिए 7 जैन। 7 जैन कैसे होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ना, और इसमें 7 तक ये पेमेंट हो जानी चाहिए इसने कहा है, तो वही हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं इसमें, तो 7 तक इशू इनवॉइस हो जाना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई होगी काइंड ऑफ, तो 7th एवरी मंथ होनी, तो 7th शुड बी द डेट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंसर हमारे, देखो इसका 7th था पंजाब गुजरात, और ये दोनों ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 30 केस सिनेरियोज कवर हो गए हैं आईसीआई के, इसके बाद कुछ नहीं बचा है। So guys, thank you so much to be part of this journey, and we have covered here 30 case scenarios. ठीक है, मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दी एनालिटिकल ईगल, उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी आईडीटी केस सिनेरियोज के नाम से। ठीक है, इसमें 5 वीडियो में कवर किया है, 5 नहीं 6, आज वाली में आके 6 हो जाएंगी, तो 6 वीडियोज में आपकी 30 केस सिनेरियोज कवर हो रही हैं। ठीक है, तो मुश्किल से ही आपके 5-6 घंटे में कवर हो जाएगा सारा, हर के वीडियो ऑन एन एवरेज 1 आवर के अराउंड की होगी, तो मान लो 6 से 6.5 घंटे में आपका ये कवर हो जाएगा सारा केस सिनेरियोज का। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं प्लान करूँगा तो कुछ अगर फास्ट वे में फॉर लास्ट डे रिवीजन बना पाऊंगा, तो आई विल ट्राई टू कैच इट इन दैट मैनर। ठीक है, और विल डिलीवर टू यू, एंड उम्मीद है आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगे होंगे, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा हुआ है तो, और कोई इश्यू या कोई डाउट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट वगैरह में, तो आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम व्हाट्सअप, ठीक है, नंबर, यू कैन पिंग मी एनीवेयर, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। So guys, wish you all the best for your exam, prepare well, give your best, all the best for exams। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है आईसीआई की, तो यहाँ पे हमारी केस स्टडी सिनेरियो की सीरीज खत्म होती है, एक सफर एक जर्नी जो मैंने सोचा था एंड खत्म हो रही है आज। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट। ठीक है, यू मेड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, याद रखना बस। Okay, bye, thank you so much. Please subscribe our channel if you like these videos, and please share to your friends also, so they can also get the benefit of the same. Thank you so much. Shanu Sharma signing off here.